हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मितेश सिंह केमिस्ट्री। सो गाइस, आज है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट पार्ट विच इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल मोलर मास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अब हम इसे जल्दी से अब इसे खत्म करेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? ऐसी प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन देयर नेचर। जो नंबर पे डिपेंड करे, नेचर पे नहीं। हमने कल इस पे बात की थी। उनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो भाई, हमारे पास अच्छा एक चीज़ याद रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी सभी की सभी ऑब्जर्व तब होगी जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपने 2 कंपोनेंट सोल्यूशन लिया ए बी का। ठीक है, और जिसमें ए सॉल्वेंट है, बी नॉन वोलेटाइल आपका सोल्यूट है। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पर क्योंकि बी तो नॉन वोलेटाइल है तो इसलिए पी ए के बराबर यानी एक्स ए पी ए नॉट। ठीक है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए। ठीक है, तो आपने वैल्यू फिल करी तो आपके पास क्या आ गया? पी ए नॉट, पी ए नॉट माइनस एक्स ए पी ए नॉट। ठीक है, आप अच्छा एक और चीज़, एक्स ए को आप कैसे लिख सकते हो? आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अगर मैंने इसको एक्स बी की फॉर्म में लिखना है ना, तो मैं कैसे लिखूंगा इसे? अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ 1 माइनस एक्स ए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स बी। ठीक है, तो बस दोनों साइड को आपने पी नॉट ए से आपने डिवाइड कर देना। ठीक है, दोनों साइड को आपने पी नॉट ए से डिवाइड कर देना। ठीक है, बस आपने पी नॉट ए से ए आपने डिवाइड किया, आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। सिंपल सा फॉर्मूला, आपने सिंपल सा याद क्या रखना? पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, वैसे तो है आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वी, वैसे चलो यही याद रख लो, इजी ये याद रख लो, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो अगर आपके पास डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है, तो ऑफकोर्स उसमें बी के मोल बहुत कम होंगे, तो इसमें आप इसको निगलेक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पी नॉट ए पॉन पी ए पॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी पॉन एन ए। ठीक है, और आपने इसको खोल के लिख सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज दिस, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम बेंजीन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। भाई देखो, आपको नजर आ रहा है वेपर प्रेशर की बार बार बात कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, वैल्यूज आपके पास गिवन है, पी नॉट आपके पास गिवन है 0.850 बार। ठीक है, पी ए आपके पास गिवन है 0.845 बार। ठीक है, अच्छा फिर आपके पास नंबर ऑफ, आपने यही वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0.5 ग्राम आपने ऐड किया 39 ग्राम बेंजीन में, तो बहुत कम अमाउंट है, इसलिए डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा। है ना, इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है कि कहाँ पे ये एन ए प्लस एन बी करना है और कहाँ पे एन ए प्लस एन बी नहीं करना। अब सीधी सी बात है, 0.5 ग्राम ऐड करोगे 39 ग्राम में, वो क्या ही है? डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएगा। है ना, तो बस फॉर्मूला लो, वैल्यूज को पुट करो सिंपली, और आपके पास सीधा सीधा आंसर निकल आएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एंड 80 to 90% क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर आपका वेपर प्रेशर लो है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से, क्योंकि आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अब टाइम लगेगा, अब वो बॉयल करने के लिए ज़्यादा वेपर प्रेशर लगेगा, ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है? टी बी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, क्योंकि बढ़ रहा है ना, तो टी बी क्या है आपका? टी बी है जब आपने नॉन वोलेटाइल उसमें सोल्यूट ऐड किया। ठीक है, और टी नॉट बी है आपका, टी नॉट बी ये है टी नॉट बी, टी नॉट बी है जब आपका प्योर का था, टी बी है जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया। तो ये जो डिफरेंस होता है इनमें, ये वाला, दिस इज कॉल्ड डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी किसके प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी के। तो उस वजह से हम जब इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, के बी लगाएंगे। के बी को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और इसके यूनिट्स क्या होंगे? केल्विन केजी पर मोल, याद रखना, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे सिंपल से क्वेश्चन है हमारे पास, 18 ग्राम ग्लूकोज है, उसको आपने डिसॉल्व किया 1 kg वाटर में। ठीक है, तो किस टेम्परेचर पे पानी बॉयल करेगा एट दिस प्रेशर? के बी फॉर वाटर इज दिस। भाई सीधी सी बात है, सिंपल कहानी, फॉर्मूला लगाओ, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ।
ठीक है। डेल्टा टी भी आपको पता है के बी इंटू एम। आपने क्या आपने इसमें फाइंड करना है एट वट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट दिस। अब चीज़ क्या ध्यान रखना, 1.013 बार ये किसके इक्वल होता है, 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है ये। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, ये 1 एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो 1 एटमॉस्फेयर पे पानी कितने में बॉयल करेगा आपको पता है, कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373.15 केल्विन पे। बस वो आपको पता है। और किस टेम्परेचर पे करेगा वो आपने जब डेल्टा टी भी फाइंड आउट किया, डेल्टा टी भी फाइंड आउट किया, बस उसमें ऐड कर दो तो आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया, सिंपल। ठीक है, नीचे भी आपका सेम ऐसे क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम कहानी, बिल्कुल सेम कहानी। बस आपने क्या इसमें फाइंड आउट करना, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करना, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू सारी एक एक करके पुट कर दो, मोलर मास को निकाल लो, सारी वैल्यूज आपके पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। भाई देखो, जो आपके जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हो ना, तो क्या होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट है ना जो प्योर सॉल्वेंट का, उससे वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ऊपर सरफेस पे क्या आ गया, अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ गया, तो अब जल्दी फ्रीज करेगा, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं रहेगा तो जल्दी फ्रीज करेगा। उस वजह से आपका जो डेल्टा टी एफ होगा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन यानी कम हो रहा। ठीक है, तो क्या होगा, प्योर में से ओरिजिनल, प्योर में से आपने जो आपका ऑब्जर्व्ड है फ्रीजिंग पॉइंट उसको आपने माइनस कर दिया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप करोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें आपने करना है टी बी माइनस टी नॉट बी। क्यों? क्योंकि उसमें आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो उसमें प्योर का हमेशा कम रहेगा, छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, और डिप्रेशन में क्या हो रहा है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट अब कम हो रहा है, तो उस वजह से जो आपका प्योर वाला है उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट में प्योर वाले की वैल्यू छोटी रहेगी, डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट वाले में फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू बड़ी रहेगी। तो सीधा सा ये आपका ग्राफ है कि भाई देखो, पहले आपका ये था टी नॉट एफ। ठीक है, जब आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो और कम हो गया, अब और कम हो गया, ये यहाँ पे आ रहा है, ये इसको कहते हैं टी एफ, इसका जो गैप है उसको आप बोलते हो डेल्टा टी एफ। ठीक है, बस अगर ये लिक्विड सॉल्वेंट का अगर ये था, सोल्यूशन का अगर ये आ रहा है, तो गैप को क्या बोलेंगे, डेल्टा टी एफ। ये भी सेम कहानी, प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो के एफ के आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आपको किसी भी नाम से यहाँ पे बता सकते हैं कि आपके पास ये वाला भाई होगा, तो उस अकॉर्डिंग आपने इसके यूनिट्स देखने हैं। अच्छा, एक और चीज़, यूनिट्स भी दोनों के सेम है, ये भी है केल्विन केजी पर मोल, और केबी के भी थे केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, बस नाम अलग अलग है, अबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे भी चलेगी, सेम कहानी यहाँ वाले क्वेश्चन से भी चलेगी आपके पास। भाई देखो, 45 ग्राम मिथिलीन ग्लाइकोल को मिक्स किया 600 ग्राम पानी में, कैलकुलेटर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैसे करोगे आप, पहले तो आप निकालो कि आपको पता है डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा टी एफ क्या होता है, के एफ इंटू मोलैलिटी। तो जितनी टर्म्स आपके पास है पहले वो काम करो, मोलैलिटी निकालो, मोलैलिटी निकल आएगी आपकी, मोलैलिटी निकाल लोगे, ईजी होती है, निकाल लोगे, सिंपल है। ठीक है, डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा, के एफ से उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब कभी कभार आपको हो सकता है कि वाटर का के एफ या के बी आपको ना गिवन हो, जैसे यहाँ पे 1.86 केल्विन केजी पर मोल, यह है वाटर का के एफ। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको गिवन हो, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बस डेल्टा टी एफ आपका निकल आया, डेल्टा टी एफ आपका निकल आया, तो नेक्स्ट आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, डेल्टा टी एफ निकल आया, फॉर्मूले में लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे भी होगी 1.10 में भी। ठीक है, बिल्कुल सेम, जैसे हमने पिछला वाला देखा था ना, मोलर मास वाला, मोलर मास निकला था, यहाँ पे भी आपने मोलर मास सिंपली निकाल सकते हो। इस तरह के आपके कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, हर बार आते हैं, बार बार आते हैं, भर भर के आते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई देखो, प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सोल्यूट नहीं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, यानी कि फ्रॉम रीजन ऑफ प्योर सॉल्वेंट टू लेस सॉल्वेंट। ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे आप बोलते हो ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप यूज़ करते हो। तो अगर मान लो आपके पास जैसे कोई ऑस्मोसिस हो रही है, और अगर आप सॉल्वेंट वाली साइड आपका ये मॉलिक्यूल ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ आ रहा है,
अगर आप सोल्यूशन वाली साइड बस इतना प्रेशर आप अगर लगाओ कि आपका जो ये फ्लो है सॉल्वेंट का ये स्टॉप हो जाए, ठीक है, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जहाँ पे सी क्या होती है, मोलैरिटी। ठीक है, तो चाहे कई बुक्स में एम आर टी होता है, कई बुक्स में सी आर टी होता है, पर बात सेम है, सी आपकी मोलैरिटी ही है। ठीक है, बस उसका फॉर्मूला फिल कर दो। और आर क्या है आपका, गैस कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, जैसे ये आपके पास है वॉल्यूम गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसमें 1.26 ग्राम है प्रोटीन का, तो गिवन मास आ गया आपके पास प्रोटीन का। ऑस्मोटिक प्रेशर है ये एट 300 केल्विन, टेम्परेचर भी है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, मोलर मास आपने निकालना भाई प्रोटीन का। तो सिंपल है, सिंपल सिंपल क्या आएगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यानी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम आर टी, यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास आर टी। तो आपके पास पाई गिवन है। ठीक है, तो वॉल्यूम आपके पास गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब, पर इसको आपने, क्योंकि आपको पता है मोलैरिटी में वॉल्यूम का लेते हैं 1 लीटर, तो इसको आपने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन। आर आपको पता है क्योंकि लीटर के लिए ले रहे हो तो क्या लोगे, 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ठीक है, क्योंकि लीटर और बार है ना, तो इसके लिए आर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो ये कुछ कॉन्स्टेंट्स आपको याद रहने चाहिए भाई, ज़रूरी नहीं कि हर बार पेपर में गिवन होंगे। ठीक है, तो आर आपको पता है, टी पता है, वी पता है, तो क्या ही करना फिर आपने, सारा कुछ तो पता है आपको, आपको सारा कुछ पता है, ये 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 निकालना, ये निकल जाएगा, बस वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। भाई बस स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए, स्टेटमेंट पढ़नी आ गई आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए आपको, और आपको फॉर्मूले आपको याद रहें। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा फॉर्मूले नहीं हम यहाँ पर देखेंगे, इतने ज़्यादा भर भर के फॉर्मूले नहीं, उतने फॉर्मूले देखेंगे जितने रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस, ये भी आ सकता है आपके पास, थ्योरी का क्वेश्चन है। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है भाई, जब अगर आपका दो सॉल्यूशन है जिसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो। हाइपोटोनिक जब एक का कम ऑस्मोटिक प्रेशर हो। हाइपर जब एक का ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हो। तो आप देख सकते हो हाइपोटोनिक में क्या होगा, आइसोटोनिक में तो सेल आपका सेम रहेगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। हाइपोटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक में क्या होगा आपके पास, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि उसमें सल्यूट के पार्टिकल्स कम है, तो आपका जो सेल है वो स्वेल कर जाएगा, सूज जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, फूल जाएगा थोड़ा। और हाइपरटोनिक यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा, यानी कि सल्यूट ज़्यादा, तो उस यहाँ पे क्या करेगा, ये श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा यहाँ पे। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, बस आपने अब उल्टा काम कर दिया। अब रिवर्स में क्या किया आपने कि अगर आपने ज़्यादा प्रेशर लगाया एज कम्पेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर, और मूवमेंट आपकी क्या होगी, लेस सॉल्वेंट से प्योर सॉल्वेंट की तरफ अब रिवर्स होगी। लेस सॉल्वेंट से प्योर सॉल्वेंट की तरफ अगर आपकी मूवमेंट होगी, उसको क्या बोलोगे भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे आपकी डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में भी यूज़ होता है। ठीक है, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में भी यूज़ होता है। तो आपका ये जो सॉल्ट वाटर है उसमें इतना प्रेशर लगा देते हो कि आपके सॉल्ट वाटर में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, अब सॉल्ट वाटर में तो सॉल्वेंट कम होगा, फ्रेश वाटर में ज़्यादा होगा सॉल्वेंट, बट स्टिल ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से अब मूवमेंट क्या होगी, रिवर्स होगी, तो लेस सॉल्वेंट से मोर सॉल्वेंट की तरफ चलेगी। ठीक है, ये अब आपके जो इंटेक्स क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन मैं अब नहीं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ क्वेश्चन है ये वाले। ठीक है, बस आपको कुछ कुछ फैक्ट्स याद हो, कुछ कुछ आपके जो फॉर्मूलेज है वो याद रहे। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़नी आ जाए तो और क्या चाहिए। तो इस वजह से हम वो वाले क्वेश्चन अभी अब नहीं देखेंगे, वो आप खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद उसके आंसर ढूंढोगे, क्योंकि अगर आप खुद नहीं करोगे तो पेपर में भाई मैं तो नहीं ना करा सकता, पेपर तो आपने खुद देना है, इस वजह से उसमें खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब नॉर्मल मोलर मास। अब नॉर्मल मोलर मास क्या भाई होता क्या है, जब आप ना, ये होता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स में कि आपके जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं कभी कभार यहाँ एसोसिएट हो जाएंगे या डिसोसिएट हो जाएंगे। उस वजह से आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, नंबर पे डिपेंड करती है। एसोसिएट हो गया नंबर कम हो गया, डिसोसिएट हो गया तो नंबर ज़्यादा हो गया, है ना। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ऐसे होता है। तो उस वजह से आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है जो आपने कैलकुलेट की थी वर्सेस जो ऑब्जर्व्ड आ रही हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो उसको कैसे टैकल करते हैं वो हम देखेंगे।
एसोसिएशन में क्या होता है कि आपके पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, उस वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी जो है वो भी कम होंगी, उसमें उनकी जो वैल्यू है वो भी कम होगी। ठीक है, जैसे आपके पास ये एस्ट्रिक एसिड है। ठीक है, एस्ट्रिक एसिड में क्या आपके पास होता है, डाइमर बन रहा है यहाँ पे, है ना, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से ये डाइमर फॉर्म में दो मॉलिक्यूल ऐसे एक साथ इकट्ठे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो नॉर्मल मोलर मास अब तो आना चाहिए भाई इसका 60, पर अब डाइमर का मास कितना हो जाएगा, 120, है ना। ऐसे ये आपके पास ट्राइमर बन सकता है 3 का। ठीक है, टेट्रामर बन सकता है 4 का, तो कुछ भी ऐसे आपके पास एसोसिएशन हो सकती है। सिमिलरली अगर एसोसिएशन हो सकती है तो डिसोसिएशन में भी हो सकती है। जैसे आपके पास केसीएल है, तो उसमें क्या होगा, वो आपके दो हिस्सों में टूट जाएगा, के पॉजिटिव एंड सीएल नेगेटिव। ठीक है, नॉर्मल मोलर मास आना चाहिए 74.5, अब नॉर्मल क्या आ रहा है 37.25। ठीक है, अब बीच का आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब आपकी क्या हो जाएंगी, इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर पे डिपेंड कर रहा है, नंबर बढ़ गया तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेंट हॉफ, उन्होंने अपना एक फैक्टर दिया जिसको बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। इसे हम आई से डिनोट करते हैं। तो आई क्या आपको बताता है, आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ठीक है, यानी आई क्या है, आपका एक्सटेंट, कितना ज़्यादा आपका एसोसिएशन हो रही है या कितनी आपकी डिसोसिएशन हो रही है। ठीक है, तो उसके बारे में ये आई बताता है आपको। या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपने ऑब्जर्व किया वर्सेस जो आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया। ठीक है, यहाँ कैलकुलेटेड मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मोलर मास का इनवर्स थोड़ा रिलेशन है ना, तो मोलर कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में सीधी सी बात है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आई आपका 1 के इक्वल होता है, एसोसिएशन में आई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, डिसोसिएशन में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, तो उस वजह से आपकी जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उनकी अब मॉडिफाइड फॉर्म क्या है कि आपकी ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ थी ना, ये थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यह है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यह है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों के साथ आपने क्या कर दिया, अब क्या कर दिया, आई को मल्टीप्लाई कर देना है, बस सिंपली जो आपकी वैल्यू आ रही है उसको साथ आपने आई को आपने लगा देना है। तो कभी कभार आपको मेंशन नहीं होगा कि भाई आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है या कुछ ऐसा करके कुछ भी है। ठीक है, तो आपने खुद उसमें आइडिया लगाना है पेपर में कि आपका ये इलेक्ट्रोलाइट है या क्या है, वो एसोसिएट करेगा कि डिसोसिएट करेगा। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपने उसके आंसर्स देखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन। आज था आपका एक्सटेंट। ठीक है, डिग्री है कि कितने प्रतिशत। ठीक है, कितने प्रतिशत आपका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रही है। ठीक है, अगर बात करूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, ये बता रही है कि कितनी प्रतिशत आपकी डिसोसिएशन हो रही है। मान लो आपका अगर ए से बी बन रहा है, ठीक है, अगर आपकी 100% डिसोसिएशन है तो एक तो पहली बात ये आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, और अल्फा, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा कितना आएगा आपका 1। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास 100% डिसोसिएशन हो रही है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे कुछ रिवर्सिबल से साइन बन गए, इसका मतलब है साफ साफ के अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1। इसको याद रखने के लिए वैसे तो लंबी चौड़ी डेरिवेशन है, पर उसको अभी हम क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो हम उसकी डेरिवेशन पार्ट में नहीं जाएंगे, उसका सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1, I-1 अपॉन N-1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एसोसिएशन की बात करूं तो उसमें भी आपका अल्फा ही होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो कितना आपका आपके मतलब कितने जो सब्सटेंस है वो कितने मॉलिक्यूल्स उसके एसोसिएट हो रहे हैं, कितने फ्रैक्शन तक एसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला कहता है अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन 1/N-1। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे N-1 है, यहाँ पे 1/N, या N यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब अगर डिसोसिएशन से कितने बढ़ रही हैं कितने कम हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है N। ठीक है, अगर आपके पास I½ है, इसका मतलब है सोल्यूशन, आपका सोल्यूट क्या है, डाइमर बना रहा है। अगर 1/4 है तो टेट्रामर बन रहा है। अगर 2 है तो आपका सोल्यूट 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। अगर 4 है तो सोल्यूट आपका 4 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये क्वेश्चन है, इसे मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। देखो भाई,
0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, वैसे है बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैं भी पहले स्टेटमेंट पढ़ लूँ। 0.6 ml एसिटिक एसिड है, ठीक है, उसकी डेंसिटी आपको गिवन है, उसको 1 लीटर पानी में डिजोल्व किया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका आ रहा है 0.0205 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपने वेंट ऑफ फैक्टर निकालना और डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट देख के आप डर जाओगे सर ये क्या है, कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, स्टेटमेंट को बस आराम से डिकोड करो भाई। आपको पता है आपके पास गिवन क्या है, आपके पास सबसे पहले तो है आपके पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम मोलालिटी निकाल सकते हैं, मोलालिटी निकाल ली भाई, मोलालिटी निकाल ली, ठीक है। मोलालिटी निकाल लोगे तो अच्छा, आपको पता है 1 लीटर वाटर के लिए आपको अभी बताया था के एफ क्या होता है आपका 1.86 केल्विन केजी पर मोल, है ना। तो बस मोलालिटी निकल आई, डेल्टा टी एफ निकल आएगा, डेल्टा टी एफ निकल आएगा आपका, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व, अच्छा एक सेकंड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है यहाँ पे इतना, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है, आपने क्या करना है भाई, आपको कितना डेल्टा टी एफ आ रहा है वो आपको गिवन है, आपने कभी क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर। भाई सीधी सी बात है, आपके पास मोलालिटी है, डेल्टा टी एफ है आपके पास, ठीक है। आपने क्या करना है, आई को निकालना है, आई क्या अभी आपने देखा फॉर्मूला क्या, ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट बाय कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। अब ध्यान से देखो इसको, आई है आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड, ठीक है। ऑब्जर्व्ड आपके पास है इतना, कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास कितना आ रहा है 0.019, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया, आपके पास आ गया 1.041, ठीक है। अब आपको पता है एसिटिक एसिड क्या करता है, अभी आपने देखा क्या बना रहा है, डाइमर बना रहा है ना, यानी कि एसोसिएशन करेगा। तो कैसे होगी इसमें, ठीक है, एसोसिएशन हो रही है, देखो भाई टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे आपके पास ये एक मॉलिक्यूल था, ये कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था, ठीक है। टी इज इक्वल टू टी पे इक्विलिब्रियम पे ये 1 माइनस एल्फा, ये एल्फा, ये अल्फा हो जाएगा। तो आप आई की वैल्यू कैसे लिखोगे, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा प्लस एल्फा, ठीक है। माइनस एल्फा प्लस एल्फा कट हो जाएंगे, आई क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, ये इन्होंने एक्स लिया, मैं अल्फा ही ले रहा हूँ सीधा सीधा, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। भाई देखो अभी आपने आई निकाली, आई की वैल्यू आपके पास गिवन है 1 कांस्टेंट, आप कर लोगे, अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा क्या आ जाएगा, आई माइनस 1 कितना आ जाएगा 0.041, क्या आ जाएगा 0.041, बस ये निकाला। ये इसको अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसे देख लेना, सिंपल है, ठीक है। तो अल्फा क्या आ जाएगा 0.041, बस आपने अब क्या निकालनी है, अब एक तो आपका आ गया वेंट ऑफ फैक्टर आपने निकाल लिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में क्या होता है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यही लिखा है इन्होंने, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ जहाँ पे भी आप उसकी कंसंट्रेशन लिखोगे, आपको कंसंट्रेशन गिवन है सभी की, ठीक है, कंसंट्रेशन आपके पास गिवन है, तो आपने उसके साथ क्या करना है, देखो अभी आपने ऊपर क्या लिखा, अभी आपने ऊपर देखा ऐसे CH3COO, इसके साथ ही अल्फा को आपने मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि अब अल्फा मोल है ना आपके पास, अल्फा मोल आपके बन रहे हैं, ये अल्फा मोल ये बन रहे हैं, और 1 माइनस अल्फा आपके इतने टूटे हैं CH3COOH, ठीक है। तो कंसंट्रेशन आपके पास कैसे आएगी, आपने क्या करना है, कंसंट्रेशन को ऊपर वाली जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ऊपर आपने अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, और नीचे आपने 1 माइनस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, बस इसको सॉल्व किया, आपके पास आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अब आपने क्या करना, आप में इसकी PYQs की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर वो नहीं भी हो पा रही तो एटलीस्ट NCERT क्वेश्चंस भाई वो तो करने ही करने हैं, NCERT क्वेश्चंस करने ही करने हैं। उसके बाद जितने PYQs बनते हैं उठाओ करो, ठीक है, क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल फोकस्ड है, तो इसमें आपको मैं सिर्फ इसमें टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे करना है, पर अभी सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम अगर बनाने लग गया तो फिर 1-1 2-2 घंटे की वीडियोस आएंगी, तो उतना हम टाइम नहीं लगाएंगे, कम से कम टाइम में मैक्सिमम अपना यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो अब लास्ट में तो यही कह सकता हूँ भाई आपके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ें, अभी भी टाइम है। आप अगर स्टार्टिंग से इसको फॉलो कर रहे हैं इस क्रैश कोर्स को, तो फिजिकल केमिस्ट्री का आपका ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और अब हम शुरू करेंगे कल से नेक्स्ट चैप्टर। सो टिल देन अपना ये चैप्टर की अच्छे से रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल्स की अच्छे से आप
एक और काम भी कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था जैसे ऑर्गेनिक के लिए कि आप नेम रिएक्शन के लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाएँ, ठीक है? वैसे ही आप फ़ॉर्मूलाज़ के लिए भी आप एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हैं। फ़ॉर्मूलाज़ होगी या डेरिवेशंस होगी जो आपकी इम्पोर्टेंट है, जैसे राउल्ट्स लॉ वगैरह की, है ना? तो जो बड़ी-बड़ी थोड़ी-सी डेरिवेशन है, उसके लिए आप एक अलग नोटबुक भी आप ले सकते हैं, सो दैट आपके जो फ्री के थ्योरी के नंबर हैं, वो आप के हाथ से बिल्कुल भी ना छूटे, वो आराम से आप सिक्योर कर लें, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।